हेलो दोस्तों। अभी आप लोगों के सामने जो ये क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल 2024 के प्री एग्ज़ाम्स के हैं और 9 सितंबर 2024 की पहली शिफ्ट के ये क्वेश्चन है। और इस वीडियो में आपको सभी 25 के 25 क्वेश्चन सोल्व कराए जाएंगे और डेली ऐसे ही आपके लिए एक वीडियो ज़रूर लाऊंगा मैं, जिसमें जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए हैं 2024 के और 2023 के 22 के जितने भी पॉसिबल है, डेली एक पेपर का मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन मैं इस चैनल पे आप लोगों को कराऊंगा सीजीएल के। तो सीजीएल की प्रिपरेशन के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, आपको मैथमेटिक्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक से अपन क्वेश्चन सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, आपको कई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी कि कैसे इजीली क्वेश्चन सोल्व किया जा सकता है। तो जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं। वैसे तो क्वेश्चन में आप लोगों के सामने आंसर दिया हुआ है कि इनकी दो भुजाएं बराबर है और परिमाप समान है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैं कर देता हूँ कि मान लो ये दो त्रिभुज है, ये सर्वांग सम कब होते हैं? ये सर्वांग सम तब होते हैं जब तीनों भुजाएं इनकी समान हो और इनके एंगल भी समान हो। और इस केस में क्या होता है कि इसकी अगर दो भुजाएं बराबर है और इसका परिमाप टोटल समान है तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिक बराबर होगी। और अगर तीनों भुजाएं बराबर है तीनों भुजाएं बराबर है तो ये निश्चित ही एक सर्वांग सम त्रिभुज होगा। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं अपन कि दूसरा क्यों सही नहीं है। ये बता रहा है कि इनके क्षेत्रफल और आधार समान है। मान लिया कि दो त्रिभुज है और इसकी ऊंचाई ये है, इसकी भी ऊंचाई तो इतनी ही है, लेकिन ये त्रिभुज है ऐसा। अब ये सर्वांग सम नहीं हो सकता है। इसकी ऊंचाई बराबर हो सकती है, ये अपन ले सकते हैं, लेकिन त्रिभुज सर्वांग सम तब होता है जब तीनों भुजाएं समान हो। लेकिन आप इस वाले में नोटिस करना, इस वाले त्रिभुज में जो इसकी ऊंचाई है वो अपन ने बिल्कुल मिड पॉइंट से ली है, क्योंकि इसकी जो भुजाएं हैं वो मतलब इस बिंदु से जो इस पे लंब डाला गया है वो बिल्कुल सेंटर में आके मिलता है, जबकि इसमें शीर्ष से जो लंब डाला गया है वो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में आपके त्रिभुज पे लंब डालता है। तो ये तो सर्वांग सम हो ही नहीं सकता। ये भुजा बिल्कुल छोटी है, ये बहुत लंबी है, जबकि यहाँ पर दोनों भुजाएं लगभग समान है। तो ये एक मैंने आपको तरीका समझाया कि क्यों ये दूसरा पॉइंट हमारा गलत है। अब इसी के बाद आ जाते हैं कि तीसरे पॉइंट में कि दोनों त्रिभुजों की एक भुजा और एक कोण बराबर है। मान लो ये दो त्रिभुज है। अब हमने ले लिया, मान लो ये 40 डिग्री का कोण है। इसी प्रकार अपन ने ले लिया कि मान लो ये जो भुजा है वही भुजा ये है और ये 40 डिग्री का है, लेकिन यहाँ पर ये भुजा मान लो 5 सेंटीमीटर है, जबकि यहाँ कोई निश्चित नहीं है, ये भुजा 10 सेंटीमीटर की जाके इससे मिल सकती है। तो ये भुजा और ये भुजा तो समान हो गई, ये भुजा और ये भुजा तो समान हो गई, ये एंगल भी समान हो गए। लेकिन ये ना ये भुजा मिल रही है, ना ये भुजा मिल रही है, ना ये भुजा मिल रही है, ना ये भुजा मिल रही है। तो ये दोनों ही सर्वांग सम नहीं होंगे। इसी के बाद आ जाते हैं अपन तीसरे पॉइंट पे कि इनके आधार और ऊंचाई समान है। तो ये लगभग दूसरे वाले पॉइंट के समान है, क्योंकि इसमें क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन आधार इंटू ऊंचाई ही तो करते हैं, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो जो एक्सप्लेनेशन इसकी थी वही एक्सप्लेनेशन इस पॉइंट के लिए है। तो इस प्रकार आपको मैंने चारों पॉइंट समझाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दो पाइप है जो एक टंकी को भरते हैं और पाइप
P पाइप Q से 21 गुना तेज़ है, मतलब अगर Q 1 घंटे में Q की क्षमता अगर 1 यूनिट है तो P की क्षमता 22 है, क्योंकि इससे 21 गुना तेज़ है। अगर Q एक टंकी को, तो जब अगर इनकी इफ़िशियंसी इतनी है तो इनके द्वारा जो टंकी बढ़ने में टाइम लिया जाएगा वो इस अनुपात में लिया जाएगा। और ये टंकी को भर रहा है 110 मिनट में, मतलब 22 की वैल्यू अगर 110 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 5, और 5 मिनट हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 5/3 है तो इसको सोल्व कीजिए। अब इसमें क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान होता है टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक थीटा की वैल्यू दी हुई है तो इसी का स्क्वायर कर देंगे और 25/9 हमारे पास में आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, एक पंसारी लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के लिए 870 ग्राम के नकली वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मान लिया कि 1 किलोग्राम का विक्रय मूल्य उसके पास में 100 रुपये आना है, जबकि उसने 870 ग्राम 1 किलोग्राम की लागत मूल्य उसकी 100 रुपये थी, जबकि उसने क्या किया कि उसने बेचा है 1000 ग्राम की जगह 870 ग्राम, और उसने इस पर भी मूल्य 100 ही लिया है। तो आप देखिए कि उसे मिले तो 100 रुपये ही है, जबकि उसने 1000 ग्राम की जगह 870 ग्राम का वज़न तोला है, मतलब उसको 130 ग्राम का फ़ायदा हुआ है। और 130 ग्राम का फ़ायदा हुआ है किस पे हुआ है, 870 ग्राम के ऊपर उसे 130 ग्राम का फ़ायदा हुआ है। तो पैसे और लागत मूल्य छोड़ो, आप इसी पे अगर आप इसी पे ही अपन प्रॉफिट का परसेंटेज निकालेंगे और 14.94 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि P, Q और R परीक्षा केंद्र है जहाँ पर उपस्थित उम्मीदवार की कुल संख्या और जो उपस्थित हुए उनकी संख्या दी हुई है। तो ये लास्ट में हमसे पूछता है कि किस वर्ष में सभी केंद्रों में अनुपस्थित रहने वाले की संख्या दूसरी सबसे अधिक थी। तो आप इसे डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं कि कैसे, यहाँ पर उपस्थित ये तो टोटल स्टूडेंट है और ये उनमें से उपस्थित हुए वो हैं, सेम यहाँ पर टोटल है और ये उपस्थित हुए हैं। तो अब अपने को देखना है सिर्फ अनुपस्थित। तो यहाँ पर कितने अनुपस्थित है, 3। यहाँ पर कितने अनुपस्थित है, 11। 3 और 11 14, और यहाँ पर कितने अनुपस्थित है, 5। तो 14 और 5 19। सेम यहाँ पर 5 और 20 25, 25 और 5 30, ये 30 हो गई इसके बाद में 4 और 20 24, 24 और 10 34। फिर इसके बाद में यहाँ पर 11 और 12 23, 23 और 8 31। इसके बाद में 11 और 14 25, 25 और 5 30। इसने हमसे पूछा कि अनुपस्थित रहने वाले दूसरे सबसे अधिक, तो दूसरे सबसे अधिक है 31, और 31 किस में आ रहा है, 2019 में, तो 2019 हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसमें पूछा गया है कि यहाँ पर 5 छात्र द्वारा 100 में से इनके जो अंक दिए हुए हैं वो है, और सभी विषयों को मिलाकर 79% किसने प्राप्त किए। यहाँ पर एक विषय के प्राप्तांक कितने थे, 100, तो 5 विषयों के कितने हो गए, 500, और 500 में से 79% कितना होता है, 500 का 79% 395। तो आप ऐड कर लीजिए, जिसके भी 395 होंगे वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें क्या है कि आप सबसे पहले ऐड कीजिए 65 एंड 80 145, और 145 प्लस 75 240 और 85 325। ये होगा 65 एंड 80 140, 140 एंड 75 215, 215 एंड, ये गलत हो रहा है,
65 और 80 145, 145 और 75 220, 220 और 85 305 और 90 395। तो तरुण ही हमारा आंसर होगा। कभी कभी जोड़ करने में भी गलती हो जाती है। अब क्वेश्चन कि एक परीक्षा में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक 100 में से क्रमशः 75 और 80 है। यदि उस परीक्षा में सभी विद्यार्थियों के औसत अंक 78 है तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये तो बिल्कुल इजी है। यहाँ पर लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना आ रहा है 75 और 80, और इनके टोटल औसत कितना है 78। तो जब 80 में से 78 माइनस करेंगे तो 2, और 78 में से 75 माइनस करेंगे तो 3, और 2:3 ही हमारा गर्ल्स एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन कि ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। अब आपको ये भी पता है कि अगर साइन और कोस में इनका एडिशन अगर 90 डिग्री आ रहा हो, तो जैसे साइन 30 है और ये कोस 60 है, तो अपन इसे कोस 60 को साइन 30 लिख सकते हैं, साइन 30 को कोस 60 लिख सकते हैं। अगर इनका एंगल का सम अगर 90 डिग्री आ रहा हो तो हम इन्हें आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे साइन 30 है और ये कोस 60 है, तो कोस 60 को अपन साइन 30 लिख सकते हैं और साइन 30 को अपन कोस 60 लिख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये अगर 30 एंड 60 आ रहा है तो ये साइन स्क्वायर 60 की जगह अपन कोस स्क्वायर 60 लिख सकते हैं इसे। सॉरी, साइन स्क्वायर 60 की जगह अपन इसे कोस स्क्वायर 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1। इसी प्रकार माइनस, अब यहाँ पर साइन स्क्वायर 50 को कोस स्क्वायर 40 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा -1। इसी प्रकार साइन स्क्वायर 45 एंड साइन स्क्वायर 45, ये इन दोनों को मिला के ये हो जाएगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर 45 करो आप या कोस स्क्वायर 45 करो, दोनों ही साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45 भी 1 होगा, और साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45 को ऐड करोगे आप इसकी वैल्यू निकाल के तो भी 1 आएगा। अब साइन स्क्वायर 55 और साइन स्क्वायर 35 है, इसमें से आप साइन स्क्वायर 35 को कोस स्क्वायर 55 में चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ से ये -1 आएगा और सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 0 हमारा आंसर आएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 है और उनके आयतन का अनुपात 3:5 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या किया जाता है, फॉर्मूला होता है आयतन का πr²h। तो पाई को तो हम लेते ही नहीं है, वो तो कांस्टेंट होता है। r² लेंगे तो r² यहाँ पर होगा 4 × h1, फिर 5² 25 × h2 = 3/5। और जब आप इसे सोल्व करोगे ये 25 इधर आएगा और ये 4 इधर आएगा, तो 5 से 5 बार कैंसिल होगा, तो 3 × 5 15/4 15:4 हमारा आंसर आ जाएगा। और इस क्वेश्चन में क्या होना है, यहाँ ये दिया हुआ है कि ये किसी भी विषय के अधिकतम अंक दिए हुए हैं 150, 130, 120, 100, 60 एंड 40। फिर इसमें से इन विद्यार्थियों को किस किस को कितने % अंक मिले हैं वो दिया हुआ है। अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि यदि किसी एक विद्यार्थी ने उपरोक्त तालिका में दिए गए 6 विषयों में किसी भी विद्यार्थी या अन्य के द्वारा प्राप्त उच्चतम अंक उसने प्राप्त किए हों, तो उस विद्यार्थी को कितने % अंक प्राप्त होते हैं। तो इसमें क्या है कि गणित में सबसे ज़्यादा किस 90% अंक प्राप्त किए गए, तो गणित के 90% ले लेंगे अपन 135। फिर इसके बाद में रसायन विज्ञान में सबसे ज़्यादा अंक कितने 80%, तो रसायन विज्ञान के अगर 80% लेते हैं अपन तो 130 का
80% होगा 104। फिर इसी प्रकार भौतिकी में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त हो रहे हैं 90%, तो ये हो जाएगा 108। फिर भूगोल में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त हो रहे हैं 95%, तो ये हो जाएगा 95। और इतिहास में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त हो रहे हैं 90%, तो 60 का 90% हो जाएगा 54। एंड कंप्यूटर विज्ञान में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त हो रहे हैं 90%, तो ये हो जाएगा 36। और जब आप इनको ऐड करोगे तो 5 and 4 9, 9 and 8 12, सॉरी 5 and 4 9, 9 and 8 17, 17 and 5 22, 22 and 4 26, 26 and 6 32, तो 3 and 3 6, 6 and 9 15, 15 and 5 20, 20 and 3 23, और 2 and 1 3, 2 3 4 5 532 यहाँ पर हमारे पास में टोटल प्राप्तांक आ रहे हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर मैंने ये लिया था कि गणित में 90% सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए गए हैं, जबकि गणित में 90 नहीं, अमन ने 100% प्राप्त किए थे। तो हमें यही देखना है कि सब विषय में किसने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं और उन सबको ऐड करेंगे कि किसी स्टूडेंट ने मान लो हर विषय में उतने हाईएस्ट अंक प्राप्त किए होते तो फिर उसका परसेंटेज क्या होता। तो यहाँ पर 135 ना होकर 150 होता। तो अब इसी के अंदर अपन 15 और ऐड कर देते हैं, ये 547 हो गया। और टोटल प्राप्तांक ये हो रहे हैं 600, तो अपन 600 से अगर इनका परसेंटेज निकालेंगे तो अब 547 में जब अपन 6 से भाग देंगे तो 91 एंड 1/6% अपना आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कि राजेश को उसके प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छापने का ऑर्डर मिला, जिसमें से उसने ऑर्डर के 17/27 को 34 दिनों में पूरा किया। उसने छपाई का पूरा ऑर्डर कितने दिनों में पूरा किया। तो यहाँ ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्ट कीजिएगा कि अगर वो 17 टोटल वर्क था 27, उसमें से अगर वो 17 काम 34 दिन में कर रहा है तो 27 काम कितने दिन में करेगा, 54 दिन में। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी होंगे कि आपको पेन भी उठाने की ज़रूरत ना होगी। अब ये क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि ये आपका वृत्त है, ये इसकी त्रिज्या है, इसके समांतर में 2 जिह्वाएँ दी हुई है और इन जिह्वाओं के लंबवत ये O है, ये P है, ये Q है। ये तो हो गया AB का मान है 10 सेंटीमीटर, CD का मान है 24 सेंटीमीटर और PQ की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। और तो ये तो हो जाएगा 12, ये 12, ये 5 और ये 5। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो इन दोनों का स्क्वायर कर देना एंड स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपकी त्रिज्या आ जाएगी। तो आपकी त्रिज्या आएगी 13 और 13 का डबल होता है 26, यही इसका व्यास होता है। सबसे आसान ट्रिक तो ये हो गई। बाकी इसे सोल्व कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ क्या से O से P तक अपन ने माना कि ये x है, तो ये हो गया एक समकोण त्रिभुज। और इस समकोण त्रिभुज में क्या होगा, त्रिज्या OC कितनी होगी अपने पास में, x² + 12² इसी प्रकार अब OA और Q में क्या होगा, O से लेकर Q तक अपने पास में कितना है, x + 7, क्योंकि PQ 7 है और O से P तक x है। तो ये हो जाएगा इक्वल में ये हो जाएगा कि ये हो जाएगा x + 7 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। और ये दोनों, क्योंकि ये भी त्रिज्या है ये भी त्रिज्या है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। और जब इन दोनों को इक्वल करोगे तो आप मैं बताता हूँ, ये हो गया x² + 12² =
एक्स प्लस 7 का स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 प्लस 5 का स्क्वायर 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया एंड 14x का मान कितना आया हमारे पास में। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 144 में से 49 एंड 25 84 माइनस करोगे आप 74 माइनस करोगे तो 14x का मान आएगा आपके पास में 70 और x का मान आ जाएगा आपके पास में 5 और x का मान अगर अपन 5 रखते हैं तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर होता है। अतः त्रिज्या 13 होगी और 13 का डबल इसका व्यास होगा तो 26 हमारा आंसर होगा। यही मैंने आपको अभी शॉर्ट ट्रिक के बारे में समझाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है। यहाँ 88 को 8 से डिवाइड करोगे सबसे पहले बोर्ड मास के थ्रू तो ये आ जाएगा 11। 11 को कैसे मल्टीप्लाई करोगे तो k 3 इंटू 3 9 अपॉन ये है 6 स्क्वायर 36 माइनस 35 तो 1 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 11k माइनस 9 इज इक्वल टू 1 प्लस के स्क्वायर। और जब इसे सोल्व करोगे आप तो के स्क्वायर माइनस 11k प्लस 10 इज इक्वल टू 0। और जब आप इसे गुणनखंड विधि से सोल्व करोगे तो k की वैल्यू 1 और 10 आपके पास में आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन में क्या होता है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं का योग 16 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो इसमें तो सिंपल है कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है। अगर दो भुजाओं का योग 16 है तो एक भुजा होगी 8 और एक भुजा 8 होगी तो तीसरी भुजा भी 8 ही होनी है। क्वेश्चन नंबर 15। अब इसे सोल्व करना है तो इसे अपन x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 कर सकते हैं। तो x माइनस 5 से x माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा और नीचे रहेगा सिर्फ x प्लस 5 और ऊपर वाला है x प्लस 5 का क्यूब, ये है x प्लस 5 का क्यूब और नीचे रहेगा x प्लस 5 क्योंकि x माइनस 5 से x माइनस 5 कैंसिल हो गया। और जब इसे और डिवाइड करोगे तो ये सिर्फ स्क्वायर रह जाएगा और x प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। इस क्वेश्चन में क्या होना है, अभी मैंने आपको बताया था 90 डिग्री वाला। अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है तो कोस स्क्वायर 61 को आप साइन स्क्वायर 29 में चेंज कर लोगे और कोस स्क्वायर 29 प्लस साइन स्क्वायर 29 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या है, अभी मैंने बताया a प्लस बी ए माइनस बी वाला जैसे ही ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x माइनस 3 आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में है कि 22 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 37 सेंटीमीटर है। तो ये है दो वृत्त 22 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर वाले और इनको जो स्पर्श रेखा है M और Q ये अपने को नहीं दी हुई है और ये बीच में दूरी दी हुई है अपने को टोटल 37 सेंटीमीटर इस केंद्र और इस केंद्र के बीच में। और पूछा गया है कि रेखाखंड MQ की लंबाई क्या होगी। तो इसका फॉर्मूला होता है दोनों वृत्तों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस दोनों त्रिज्याओं के अंतर का स्क्वायर। तो दोनों त्रिज्याओं के बीच में अंतर है 12, 22 माइनस 10 12 का स्क्वायर। जब आप इसे सोल्व करोगे तो 35 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्नलिखित में से कौन सा k का मान हो सकता है। अब आप देखिए कि ये 6 से डिवाइड है, 6 से डिवाइड है तो इकाई का अंक सम होना चाहिए और ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड होनी चाहिए। और 3 से डिवाइड होने का रूल है कि इस संख्या के सभी डिजिट्स का जो सम होगा वो 3 से डिवाइड होगा। तो इस संख्या को आप ऐड कीजिए तो 2 + 1 3, 3 + 7 10, 10 + 9 19, 19 and 2 21, 21 and 4 25। अब 25 के बाद में 25 तो 3 से डिवाइड होता नहीं है तो 25 के बाद में दूसरी अगर अपन k की जगह 2 रखते हैं
तो 25 और 2 27 होते हैं, जो कि 3 से डिवाइड होते हैं, और हमें चाहिए भी क्या इकाई पे 2। अब ऑप्शन में हमारे पास में 2 है, अतः 2 ही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। मोहन ने 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतने रुपए उधार ली। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए 21,679 रुपये चुकाता है। 21,679 रुपये वो चुका देता है। अब यदि मोहन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है, जिसमें प्रथम वर्ष का ब्याज भी शामिल है, तो दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान करेगा। इस केस में क्या होगा, इसका एक वर्ष का ब्याज क्या होगा, 4,22,092 इंटू 20/100, एक वर्ष का ब्याज, ये मतलब 1/5। और 1/5 को जब आप इससे डिवाइड करोगे, तो वैसे आप डिवाइड कर सकते हो, पर मैं इजी बताता हूँ आपको कैसे करना होता है। सबसे पहले क्या होता है, 4 लाख है, तो मैं इसी तरीके से करता हूँ कि अगर 4,20,000 है, तो 4,20,000 को अगर अपन 5 से डिवाइड करेंगे तो 84 आएंगे। फिर बचेंगे 2,000, 2,000 में अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 400, मतलब 84,400। फिर 92 को करोगे तो 92 में 18 इंटू 5 90 बार जाता है, तो 18 भी आ गए, और 2 में 0.4, तो ये आता है आपके पास में 8,418.4 रुपये। ये हो गया आपका एक वर्ष का ब्याज, जबकि वो चुकाता कितना है, 21,679। अगर वह 21,679 चुका देता है, तो उसके पास में अब देय राशि कितनी हो जाएगी, जिसको अपन 4,22,092 रुपये में से माइनस कर लेंगे, फिर उसका अपन ब्याज निकालेंगे। तो जब आप इस 4,22,092 में से 21,679 आप माइनस करोगे, तो आपके पास में आएगा ये 13, और 12 में से 9 गए तो 3, एंड 8 में से 1 गए तो 7 गए तो 1, और 10 में से 6 गए तो 4, 0, 0, 4,04,413। अब फिर इसका 1/5 निकालेंगे अपन, तो अपने पास में आ जाएगा, अभी बताया जैसे ही कीजिए। सबसे पहले 4 लाख लिए अपन, 4 लाख में आप 5 से डिवाइड करोगे तो 80,000, फिर 400 में भी आप 5 से डिवाइड करोगे तो 80, तो ये हो जाएगा 80,000, 80, फिर 13 में भी भाग दोगे, 5 से भाग दोगे तो 2.6, तो ये आ जाएगा 80,082.6। और पहले अब इन सबको ऐड कर देंगे अपन, तो आपके पास में देय राशि कितनी हो जाएगी टोटल। इस राशि के अंदर अपन ये वाला ब्याज ऐड कर देंगे, पुराना वाला ब्याज ऐड कर देंगे, तो आपके पास में टोटल कितना था, 4,04,13। आपके पास में ब्याज कितना आया, 80,082.6, और पहला का ब्याज कितना था, 84,418.4। और आप जब इन सबको ऐड करोगे तो ये तो हो जाएगा 6 और 4 10, और तो 4 2 6, 6 और 8 14, फिर 14 में से एक शेष रहेगा अपने पास में, तो 1 1 2 2 8 10 10 1 11 का 1 हासिल का 1 1 और 4 5 5 और 4 9 4 6 और 5 5 64 914 आपके पास में आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक संस्थान के 3 अलग विषयों में 3 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत दिया गया है, और इसमें बोला गया है कि इतिहास में न्यूनतम 105 अंक चाहिए।
टोटल अंक कितने हैं 175 और चाहिए कितने 105। मतलब इसका अगर अपन परसेंटेज निकालेंगे तो 105 में 175 से भाग देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 60%। और इतिहास में 60% से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ श्याम ने प्राप्त किए हैं, अतः एक ही विद्यार्थी इतिहास में उत्तीर्ण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 कि 840 मीटर के एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी समान समय पर समान दिशा में समान बिंदु से क्रमशः 6 मीटर प्रति सेकंड और 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। वे अगली बार कितने समय बाद मिलेंगे। इस केस में ऐसा होता है कि सबसे पहले इन दोनों के द्वारा वृत्ताकार दौड़ को पूरा करने में लिया गया टाइम निकालते हैं अपन। तो अगर 6 मीटर पर सेकंड से ये 840 मीटर दौड़ रहा है तो इसको कितना टाइम लगेगा 140 सेकंड, और इस वाले को कितना लगेगा 70 सेकंड, और इन दोनों का जो एलसीएम होता है वही हमारा आंसर होता है। तो 140 सेकंड ही हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन में है कि एक वस्तु पर 550 रुपये अंकित है। यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है। इसे 40% की छूट पर बेचा तो इसका विक्रय मूल्य हुआ 330। ये बोल रहा है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है। मतलब क्रय मूल्य 100 था तो विक्रय मूल्य था 110। 110 है 330 तो 100 है 300, और यही हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन में है कि आर 5 रुपये 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों में पी को 100 रुपये का भुगतान करता है और भुगतान के लिए उपयोग किए गए सिक्कों की संख्या 40 है। तो भुगतान में 5 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो इसे सोल्व करने के कई सारे तरीके हैं, कई सारे मेथड है। आज जैसे एक तो आप अगर 5 रुपये के 10 सिक्के ले लो तो ये तो हो गए 50 रुपये, इधर लिख लेता हूँ मैं सिक्के। फिर बचे अपने पास में 50 रुपये और 30 सिक्के। तो 50 रुपये में अगर आप 20 रुपये के 20 सिक्के ले लेते हो तो ये हो गए 40, और 10 रुपये के 10 सिक्के ले लेते हो और 10 रुपये तो ये भी हो गए 100 रुपये और ये भी हो गए 40। तो एक तरीके से आपका आंसर तो आ गया, लेकिन आपके पास में ऑप्शन नहीं है। तो इस केस में आप सोल्व कैसे करोगे। मान लिया कि 5 रुपये के एक्स सिक्के हैं, 2 रुपये के वाई सिक्के हैं, 1 रुपये के जेड सिक्के हैं, और इन सब सिक्कों की संख्या है 40 और इनका मूल्य है 5x + 2y + z = 100। जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 4x + y = 60। तो y का मान क्या आ जाएगा आपके पास में 60 - 4x। अब आप y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी क्योंकि अपन ने सिक्के लिए हैं, सिक्के नेगेटिव में नहीं होते हैं। तो y की वैल्यू अगर नेगेटिव नहीं होनी है तो x का मान हमेशा x का ऐसा मान लेना है कि वह 60 से ऊपर ना जाए। अगर वो 60 से ऊपर ना जाए उस केस में क्या होगा कि 4x की वैल्यू हमेशा या तो 60 से छोटी होगी या बराबर होगी। तो x का मान क्या होगा, x का मान हमेशा 15 से छोटा या बराबर होगा। अगर 15 से छोटा या बराबर अपन लेते हैं तो ये तीनों ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो जाते हैं और 13 ही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, 2 उम्मीदवारों के बीच में हुए एक चुनाव में y% मतदाताओं ने मत नहीं डाला और डाले गए मतों में से 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। जबकि सभी वैध मत दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में पड़े। जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों में से
59.375% मत मिले उसे 84 मतों से निर्वाचित घोषित कर दिया गया। यदि उस चुनाव में मतदान करने के पात्र लोगों की संख्या 16,000 थी तो वाई का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए, इसने बड़ा घुमा रखा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अगर वैध मत का 59.375% उसे मिला है तो हारने वाले को कितना मिला? 100 माइनस 59.375। तो ये जब आप निकालोगे तो ये होगा 40.625। और ये जो मतों से वो जीता है वो इनका अंतर आएगा, और जब इसका अंतर अपन निकालेंगे तो ये आएगा 18.75, और 18.75 की वैल्यू है 2484। तो 2484 में जब आप 18.75 का डिवाइड करोगे तो आपके पास में टोटल डाले गए वैध मतों का 1% आ जाएगा। जबकि अपने को निकालना है 100%, तो अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपके पास में हो जाएंगे टोटल मत। और जब आप इसे सोल्व करोगे आगे तो ये, जब आप इसे 25 से डिवाइड करोगे तो ये होगा 75 टाइम्स डिवाइड, और इसे जब 25 से करोगे आप तो ये 400 बार डिवाइड, फिर ये 3 बार होगा। 25 से डिवाइड करोगे तो ये 3 बार होगा, और ये होगा 16 बार। और जब 3 को इससे करोगे आप तो ये होएगा 828, और 828 को जब 16 से मल्टीप्लाई करोगे आप 16 इंटू 8 128, 128 से 8 लिया अपन ने, 12 अपने पास में रहा, और 16 दूनी 32, 32 और 12 44, 4 हमारे पास में रहा, 16 अट्ठे 128, 128 और 4 132। ये टोटल वैध मत हो गए अपने पास में 132 48 13,248। 13,000 अगर 248 अगर वैध मत है। अब ये बोल रहा है कि डाले गए मतों में से 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए थे। मतलब जितने डले थे वो थे 100%, उसमें से वैध कितने थे? 90%। और 90% की वैल्यू अपने पास में कितनी आई थी अभी? 13,248। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 9 इंटू 10, और 9 इंटू 10 आप करके सोल्व करोगे आप तो आपके पास में आ जाएगा 9 एकम 9, 4 और 2 9 चौका 36, 6 और 4 64, और 64 में फिर आप 9 का भाग दोगे तो 7 बार 63, और फिर 1 और 8 18 2 14,720 आपके पास में कुल डाले गए मतों की संख्या आ गई। अगर 14,720 टोटल मत डले थे तो कितने मत नहीं डले थे? तो 16,000 में से अपन माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1280, और 1280 वाई का मान पूछा है हमसे। अगर 16,000 में से अगर 1280 वोट नहीं डले थे तो इसका परसेंटेज कितना होगा? इतना, और 16 से आप भाग दोगे आपके पास में 8%, ये 16,000 है, इसलिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 1 से 1 कैंसिल हो गई, और 16 इंटू 8 128, 8% आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन इस प्रकार सोल्व होंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट वाली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।